टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपने इतना एक्सपेंसिव, ठीक है आपने अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पे नहीं भेजा है, लेकिन आपने अपने बॉम्बर्स को ईरान के अंदर भेजा, आपने कांग्रेस को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया, और ये एक बेहद महंगा युद्ध था अमेरिका के लिए भी। अगर आपने अपने रिसोर्सेज यूज किए हैं तो उसकी कुछ तो जवाबदेही डोनाल्ड ट्रंप की भी बनेगी। अशोक सज्जनहार सर जी देखिए, नहीं मेरे ख्याल से जो उनका अंदरूनी अपना वो है पॉलिटिक्स है वो तो चलता रहेगा। और मैं समझता हूं, जो मैंने थोड़ा बहुत डिबेट वहां का आज सुना है उसमें यही प्रतीत होता है दैट दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। और उन्होंने कहा है, हमने कांग्रेस को इन्फॉर्म किया था, मे बी उनसे जो भी अप्रूवल वगैरह पूरी जो प्रक्रिया हो उसको पूरा नहीं किया हो। मैं एग्जैक्टली उसको डिटेल्स को नहीं देख पाया हूं अभी तक, परंतु मैं नहीं समझता हूं दैट दिस विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, मेजर चैलेंज। मैं तो ये समझता हूं, देखिए ये एक बात जो अमेरिका ने भी कही है, जो इजराइल ने भी कही है, जो रेजीम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो मैं समझता हूं हमारे पैनल में कुछ लोग कह रहे हैं जो वो करवाना चाहते थे नहीं करवा पाए तो बड़ा बिग फेलियर है। तो मैं नहीं समझता हूं जो वो बाहर से या अंदर दोनों देशों में कोई इसको फेलियर मानता होगा, बिकॉज उन्होंने कहा बेसिकली हमारा सच ये है कि जेडी वैंस ने बोला था हम रिजीम चेंज नहीं कराना चाहते, पीट हेग्सेथ ने कहा था कि हम रिजीम चेंज नहीं कराना चाहते, पर खुद जब आपके राष्ट्रपति ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई मैं रिजीम चेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन, तो पूरी दुनिया तो पूछेगी ना आप मीगा करने चले थे पर अब क्या हुआ। नहीं देखिए, उनका तो कहना यह है जो अगर ईरान अपने यहां पर परमाणु अस्त्र नहीं बनाता है और ये इसका डिक्लेरेशन कर देता है जो हम परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे, तो उसको पूरे विश्व के साथ सहयोग का मौका मिलेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वहां पर ईरान में वो यही है जो परमाणु अस्त्र वो बना रहे हैं। अगर परमाणु अस्त्र को वो बनाने के लिए ये बता देता है जो हम इसमें आगे कदम नहीं उठाएंगे, तो अमेरिका से, इजराइल से, सभी देशों के साथ उसको सहयोग मिल जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मेरे विचार से यही कहा था, हमको मालूम है इमाम अली खमेनी कहां पर हैं, आयतुल्लाह खमेनी कहां पर हैं, पर हम उनको कुछ करने वाले नहीं हैं। तो देखिए, रिजीम चेंज नहीं था, जो परमाणु अस्त्र का था उसके विरुद्ध एक्ट करना था। और वो तो कहेंगे जो हमने, और आईएईई ने कहा है जो जिस प्रकार के वहां पर GBU-57 बम गिराए गए हैं फोर्दो के ऊपर, उनका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा, असर हुआ होगा, जो अंदर जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, तो उन पर यकीनन बहुत नुकसान उन पर पहुंचा होगा। वाइलाबाद सर डिसएग्री कर रहे हैं। मैं एक चीज अम्बासडर सज्जर हमारी दोस्त है, लेकिन मैं आपके लिए इंटरनल स्टोरी भी बताना चाहते हो। ये इजराइल में खुद अटैक किया था खामेनी फ्रॉम द फर्स्ट डे। उसी के वक्त में 15 मिनट पहले उन्होंने इस मकान में जो बम्बार्डमेंट हुआ बाहर निकल गया था। ये चीज रखना चाहिए हमेशा के लिए। आजकल का हम लोग मिलने के लिए आपके साथ ही है, पर आपको और बताएंगे क्या हो गया था। ये सारी दुनिया मालूम हो गया था। रिजीम चेंज उन्होंने शुरू किया था। ही रिसीव्ड द अमेरिकन एंड द वेस्ट। ये इजराइल का अटैक अकेला नहीं है। इजराइल इज यूएस, जर्मनी, फ्रांस और यूके, 5 देश में उन्होंने अटैक किया था, याद रखना। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन। पद्मजा जी, फटाफट मैं 2-4 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, जो बंगोपसागर GBU-57 का इस्तेमाल जो फोर्दो में हुआ है, फोर्दो बना ही GBU-57 प्रूफ। GBU-57 जाता है 90 फीट, फोर्दो की जो चीजें हैं वो 90 मीटर, 180 से 200 फीट नीचे जमीन पे है। तो फोर्दो के जो अटैक हैं वो फोर्दो के दरवाजों को या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को जरूर बंद किया है, लेकिन जैसे जनरल साहब कह रहे थे, बाकी 30, 35, 40 किलोमीटर के दूर टनल्स वही है। इसके ऊपर मैं फ्लाई कर चुका हूँ, मैं फिजिकली देख चुका हूँ उस जगह को। पहली बात तो फोर्दो के ऊपर का अटैक का कितना ज्यादा असर पड़ा होगा अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो नतांस में और इस्फहान का अटैक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नतांस का अटैक जो है एनरिचमेंट प्लांट है जहां पे सेंट्रीफ्यूज हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो सारे एटलीस्ट 70 to 80% सेंट्रीफ्यूज जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सेंट्रीफ्यूज बाहर से आता है, जर्मनी और आई थिंक फ्रांस एंड किसी और कंट्री, रशिया ने इनको ये सेंट्रीफ्यूजेस दिए हैं।
सेंट्रीफ्यूजेस इज गॉन। और जहां आप यूरेनियम लेके जाके उसको हैंडलेबल बनाते हैं इस्फहान में, जहां जिरकोनियम का परत लगाते हैं, लेड की परत लगाते हैं, वो भी जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आईएईए के इर्द गिर्द आईएईए ने भी कहा है कि अभी तक वेपन नहीं है, तुलसी गाबार्ड ने कहा है वेपन नहीं है, और आईएईए के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजराइल का वेपन्स नहीं है। इजराइल के जो न्यूक्लियर वेपन है, आज तक आईएईए ने विजिट नहीं किया है। क्यों? इजराइल बखूबी जानता है जहां आईएईए गया वहां का इंफॉर्मेशन यूएसए के पास चला जाता है। उसी दिन शाम को यूएसए के पास सारा चिट्टा पर्चा पहुंच जाता है कि ये साइंटिस्ट कौन है, कितना सामान है, कहां पर है। इसी वजह से आईएईए को इजराइल ने दूर रखा है इन सब चीजों से। लेकिन बाद में तुलसी गाबार्ड ने थोड़ा सा उसमें करेक्शन किया था, उन्होंने कहा था कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। अशोक सज्जनहार सर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देखिए, मैं दो बहुत छोटे इसमें ये टिप्पणी करना चाहूंगा। एक तो पद्मजा, अभी आईएईए ने कहा है जो ईरान सॉरी इज इन नॉन कंप्लायंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो अब इसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसके विपरीत जा रहा है। दूसरी बात है, जो अगर वो कहा गया है जो आपको न्यूक्लियर एनर्जी लेने के लिए 3.7% आपको इनरिचमेंट की आवश्यकता है, तो आप 60% क्यों कर रहे हैं? 60% तो आपने कर लिया है ना। तो अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने पढ़ी है, तो ये मुझे समझ नहीं आता है जो अगर 3.7% मीट्स योर रिक्वायरमेंट्स, तो आप ये 90 मीटर जाकर क्यों करते हो अगर आपको 3.7% ही रखना है? अगर आपने 3 और आगे बढ़ाना है, कहते हैं 60% से 90% ले जाने में बहुत आसानी होती है। 60% तक ले जाना जो नातांज में हो रहा था, वो काफी मुश्किल था। तो फिर ये वाली डायरेक्ट एविडेंस नहीं हो पर सरकमस्टांशियल एविडेंस तो यकीनन ऐसे बन जाती है ना, जो शक और शुबह को ये वो देती है, इट रेजेस सस्पिशन।